नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। हैदराबाद में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र और युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। वहीं पीएम ने आगे और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी हैं, उनका अस्त हुआ है। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है। साथियों, एक और भाजपा की लड़ाई तेलंगाना के भविष्य के लिए है। साथियों, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं, जिसके चलते जनता समेत कई दिग्गजों ने सरकार की काफी वाहवाही भी की है। इस दौरान विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला भी साधा था। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया है। के 8 साल में कांग्रेस ने कई खामियां जो है वो गिनाई है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है काफी ज्यादा बेहाल हो गई है। बीजेपी ने किसानों की आमदनी नहीं सुनी और साथ ही दर्द 100 गुना बढ़ा दिया। वहीं बीजेपी का ना विकास से जाना जाता है, इन्हें सिर्फ दंगा फैलाना आता है, ये बड़ा बयान जो है वो दिया है। वहीं बीजेपी ने पिछड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी आंच आई है, ये आरोप है जो कांग्रेस द्वारा लगाया गया है। बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है और साथ ही लेकिन सेना के हितों को भी चोट पहुंचा रही है। बीजेपी है तो महंगाई है। विपक्ष लगातार सरकार पे हमले बोल रहा है। बीजेपी ने देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी सरकार का बजट पेश कर दिया है। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। योगी सरकार इस बार 6,15,000 करोड़ का बजट पेश कर चुके हैं, जिसके तहत योगी सरकार की तमाम योजनाओं को ध्यान में रखा गया। और साथ ही बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आई है। आइए आपको बताते हैं कि यूपी के बजट की अहम बातें क्या क्या हैं और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यूपी सरकार की बजट की कई अहम बातें हैं। बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है और वहीं जब कोई सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आई है।
लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू होगी। 10,300 महिला बीट में महिलाओं के लिए भी काम किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। तो बजट की कई अहम बातें हैं और प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध भी कराई जाएगी। इसको लेकर के भी कई बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं और 3 जून को इन्वेस्टर समिट में 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी होगा। लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड में अनाथ बच्चों के लिए भी कार्य किया जाएगा। तो कई बड़े फैसले हैं जो यूपी सरकार ने आज अपने बजट के दौरान पेश किए हैं। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 विदिन ब्रैकेट डायल 100 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपए की सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपए तथा नव सृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु आतंकवाद बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है। बजट आज खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार्ति चिदम्बरम की परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2011 में चीनी कंपनी के लोगों को वीजा दिलाने का ये पूरा मामला है। गृह मंत्रालय से वीजा दिलाने के मामले में ईडी को नोटिस दिया गया। वहीं कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 30 मई को मामले की सुनवाई होगी और कार्ति चिदम्बरम को सीबीआई कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिली। कार्ति चिदम्बरम को 30 मई तक गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिल चुकी है और 30 मई तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
तो ज्ञानवापी मामले में यह फैसला अब लिया गया है कि अगली सुनवाई जो है अब वो सोमवार को होगी। दोनों पक्षों के वकील ने अपनी अपनी दलीलें रखी। साथ ही शिवलिंग को तोड़ने की साजिश जो है, हिंदू पक्ष ने यह बात कही है, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, साथ ही शिवलिंग में जानबूझकर छेद किया गया। विष्णु जैन ने ये बातें कही हैं। दोनों ही पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी कई दलीलें रखी हैं जिसमें केस सुनने लायक नहीं, उन्होंने ये कहा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष में वर्शिप एक्ट का भी उन्होंने हवाला दिया और साथ ही दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी दी जाएगी। हिंदू पक्ष ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। वहीं कोर्ट रूम से अगर हम बात करें तो 2 लोगों को बाहर भी निकाला गया था। तो इस पूरे मामले पर अब बताया ये जा रहा है कि सोमवार को सुनवाई होगी। फिलहाल आज भी कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन दलीलें जो है अपनी अपनी तरफ से दोनों ही पक्षों ने रख दी हैं। जहां एक और हिंदू पक्ष की अगर हम बात करें तो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने का बताया जा रहा है कि इसमें आरोप भी लगाया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रामसुंदर मिश्रा। राम, फिलहाल देखा जाए तो इस पूरे मामले पर दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें तो रख दी और वहीं अब अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होनी है। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ माहौल है जो वहां पर बना हुआ है और क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, अभी दोनों पक्षों की बात नहीं है, अभी सिर्फ मुस्लिम पक्ष ने अपनी पूरी बात रखी है और अभी बहस को मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही कंटिन्यू किया गया है। अभी पूरी तरह से बहस समाप्त नहीं है। 29 तारीख को भी अभी बहस कंटिन्यू की गई है जो होगी सोमवार को। साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि हिंदू पक्ष ने भी कई बातें हैं जो रखी हैं, जिसमें साथ ही उसमें ये बात भी ये बोली गई है कि शिवलिंग को तोड़ने की जो साजिश है वो भी की जा रही है। फिलहाल इसको लेकर के आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी हाँ, शुरू से ही हिंदू पक्ष यह कहता रहा कि जो वहाँ पर आदि विश्वेश्वर का मूर्ति मिली है उसको सुरक्षित रखा जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले से ही सुरक्षित करने का आदेश दिया, लेकिन उसको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए लगातार अपनी बात को हिंदू पक्ष दबाव बनाया हुआ है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता हरिशंकर जैन इस बात पर विशेष तौर से जोर दे रहे थे कि मूर्ति को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि मूर्ति को खंडित करने का प्रयास भी मुस्लिम पक्ष द्वारा किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप था। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामसुंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि यासिन मलिक के करीबी योजना जो है वो बना रहे। यासिन मलिक की सजा से आतंकी संगठन जो है वो काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे किसी भी तरीके की घटना ना घट सके। इसको लेकर के प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। यासिन मलिक के करीबी जो है वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। इसके साथ ही सजा से आतंकी संगठन जो है उसमें भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके चलते ही अलर्ट जो है फिलहाल वो जारी कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विनय कुमार सक्सेना ने एलजी पद की शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सैकड़ों अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विनय कुमार सक्सेना ने एलजी पद की शपथ ले ली है
और शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया गया, जिसमें कई दिग्गज नेता जो है वो शामिल रहे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सैकड़ों अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से नाराज होकर लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित थे डॉक्टर हर्षवर्धन। बैठने की जगह को लेकर के नाराजगी बताई जा रही है। अधिकारी मनाते रहे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यक्रम से बाहर निकल गए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एफएम न्यूज से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश मेरे साथ एसपी सिंह बघेल बात कर रहे हैं। सर, सपा पार्टी को आप गुंडों की पार्टी कहते हैं। हमारे संवाददाता रवैया देख रहे हैं किस तरीके से मंत्री एसपी सिंह बघेल से क्या कुछ बातचीत की, आपको कोई चौंकने वाली बात। मेरे साथ एसपी सिंह बघेल बात कर रहे हैं। सर, सपा पार्टी को आप गुंडों की पार्टी कहते हैं। अब अखिलेश यादव का रवैया आप देख रहे हैं किस तरीके से वो बात करते हैं। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अखिलेश यादव ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उससे कोई चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये कोई मोहल्ले में पानी भरने के ऊपर दो वर्गों का झगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधानसभा के में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और ख़ास तौर से इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ख़ास तौर से मुलायम सिंह जी के वो पुत्र हैं जो शिष्टाचार के प्रतीक मुलायम सिंह जी हैं। तो ये जो 14 में उनकी हार हुई, फिर 17 में हार हुई, फिर 19 में और 22 में है, तो ये डिप्रेशन का खींच का जो प्रतीक है। कपिल सिब्बल 30 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को झटक कर अब वो सपा पार्टी में जिस तरीके से समर्थन मिला, राज्यसभा से नॉमिनेशन भरा है, कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती समझ रहे? बीजेपी इंडिविजुअली अपने लिए कितना ये चुनौती समझ रही है? कपिल सिब्बल से समाजवादी पार्टी में जाने से कोई उनका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनको एक वरिष्ठ अधिवक्ता देश के उनकी पैरवी करने के लिए जो तमाम मुकदमे उन लोगों पे चल रहे हैं उसके लिए वो मिल गए। लेकिन कपिल सिब्बल का छोड़ना वो डूबते हुए जहाज़ की कहानी बता रहा है कि जब जहाज़ डूबता है तो भय, भगदड़ और भ्रम पैदा होता है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को तो विश्वास रहा ही नहीं था, अब वरिष्ठ कांग्रेस जनों को नहीं रहा है। उनका वहाँ से जाना और सपा से नॉमिनेशन करना इसी बात का प्रतीक है। आखिरी सवाल, यासीन मलिक टेरर फंडिंग कश्मीर में जो किया उन्होंने, देशद्रोह का मुकदमा 17, 18, 124 तमाम मुकदमे धाराएं चल रही थी, अब उम्र कैद। बीजेपी को लगता है कि उम्र कैद काफ़ी था? बीजेपी तय नहीं करती है कि उम्र कैद और फांसी किसको मिलनी चाहिए। भारत जो है डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पे टिकी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। वो उन्होंने जो आजीवन कारावास दिया है तमाम उन लोगों का जो विधवाएं हुई हैं। मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें इन्हीं के ऊपर थी कि वो एयरफोर्स ऑफिसर मरे थे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और वो तमाम आतंकवादी लोग जो ये सोचते हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, उनको सज़ा नहीं होगी, आज उनको सबक लेना चाहिए कि बकरे की माँ बहुत देर तक खैर मना नहीं सकती। लेकिन मुशाल मलिक कह रही है कि बीजेपी जो है वो खुद आइडियोलॉजी को, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इनटॉलरेंस की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, तो रोक दीजिए इसको। उनको जवाब देना चाहिए कि इनटॉलरेंस की सबसे बड़ी प्रतीक कोई पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा के सभी लीडर अपोजिशंस को, सभी कार्यकर्ताओं को, विरोधियों को जेल भेजा था और आपातकाल लगाया था और लगभग 19-20 महीने लोगों को जेल में रखा था। हाँ, ये हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करती है कि उसको फांसी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री अपने सुशासन के लिए, अपनी गरीब कल्याणकारी योजना के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के दर्शन पर करते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करती है, सुशासन की बात करती है, तो हमारे कंधों पर भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, इनको भी अक्षुण्ण बनाने का काम करना है। हिंदुत्व हमारे
जहन जिगर और दिल में रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ केंद्रीय मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल जुड़े थे और जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का रवैया रहा वो बेहद ख़राब था। इसके अलावा यासीन मलिक को उम्र कैद हो चुकी है और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को लेकर काम नहीं करती है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ उशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।